सभी को जोहार। आज खूंटी जिला के ये कचहरी मैदान में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा विगत 24 नवंबर से लगातार विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के शिविर कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हम लोग भी विभिन्न जिलों में जा जाकर आपके बीच में इन कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति को जानने और समझने का प्रयास करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज इस दौरे में विभिन्न जिलों से होते हुए आज हम आपके खूंटी जिले में आए हैं और आज यहां उपस्थित आप सभी खूंटी जिला के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले, मोहल्ले से आए हुए, ब्लॉक, प्रखंडों से आए हुए हमारे किसान भाइयों, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे छात्र छात्राएं और मंचासीन हमारे साथ अतिथिगण, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम लोगों का विधानसभा सत्र भी प्रारंभ हो गया है आज से, और इसी बीच ये कार्यक्रम भी चल रहा है। थोड़ा समय निकालकर आज हम आपके जिले में आए हैं, क्योंकि बगल का जिला था। अगर दूर का जिला होता कार्यक्रम का तो शायद हम ना जा पाते। इसीलिए आज आपके जिले को हम लोगों ने चिन्हित किया था कि इस दौरान हम लोग इस आसपास वाले जिले में जाएंगे। ये कार्यक्रम हम लोगों ने 24 नवंबर भगवान हमारे सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो की वीर धरती से शुरू किया था। ये कार्यक्रम, ये शिविर, ये पहली बार नहीं लग रहा है। ये 2021 से ये शिविर लग रहा है। 2021 में भी जब हम लोगों ने ये शिविर शुरू किया तो ये पावन धरती खूंटी से ही हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल, उन्हीं के जगह से ये कार्यक्रम शुरू किया था। 2022 में भी लगा, अब 2023 में हम लोग इस कार्यक्रम को सिद्धू कान्हू चांद भैरव जी के जन्म स्थल से शुरू किया, और पूरे राज्य में 23 नवंबर से लेकर आज तक पूरे गांव में, पंचायतों में एक त्योहार सा माहौल हो गया। और चूंकि जब चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और उसी समय हमने ये कहा था कि ये सरकार दिल्ली में नहीं, रांची के हेडक्वार्टर के कमरे से नहीं चलेगा, बल्कि ये सरकार गांव गांव जा जा करके सरकार गांव के लोगों की तकलीफ को दूर करेगा। आप लोगों ने, हम लोग का राज अलग हुआ, अभी 23वां साल चल रहा है।
2020 से हम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन की सरकार बनी है। इससे पहले ना कभी सुना ना कभी देखा कि कोई पदाधिकारी, कोई कर्मचारी गांव में जाकर के हमारे लोगों की समस्या का समाधान करता हूं, कभी नहीं सुना था। जब हमारी सरकार आई तो आते ही तो एक बहुत बड़ा चुनौती हमको पकड़ लिया, हमारे पूरे राज्य को ढक लिया, पूरा देश दुनिया को ढक लिया, जिसको कोरोना कहा हम लोगों ने। कोरोना महामारी सरकार बनते ही ठीक से हमारा मंत्री लोग शपथ भी नहीं लिया था, पूरा दुनिया ठप हो गया, लॉकडाउन हो गया। गाड़ी, मोटर, हाट, बाजार, दुकान, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री सब बंद। पूरा भारतवर्ष, पूरा दुनिया मानो रुक सा गया था। और इस चक्कर में आपको यह भी याद होगा कि इस लॉकडाउन के कारण हमारे राज्य से कई लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजगार करने के लिए जाते थे और उनको अचानक लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। किसी को फैक्ट्री मजदूरी से बाहर कर दिया गया, फैक्ट्री से निकाल दिया गया। ड्राइवरी का भी काम करता था तो मालिक उसको भी भगा दिया। अलग अलग राज्यों से दूसरे राज्यों के लोगों को भगाने लगा लोग। बहुत डरावना और भयावह माहौल था। उसमें भी लाखों मजदूर हमारे दूसरे राज्यों में जाके फंस गए। आने जाने का कोई रास्ता नहीं, ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रहा है, ना मोटरसाइकिल, ना कोई भी चीज। व्यक्तिगत रूप से जिसका जो क्षमता था, कोई मोटरसाइकिल से चल दिया मुंबई से, कोई साइकिल से चल दिया महाराष्ट्र से, कोई पैदल ही चल दिया दिल्ली से। ये आलम हो गया। और कई लोग तो चलते पूरा बाल बच्चा के साथ, जो लोग चला गया था वो लोग वापस चला। कई लोग तो रास्ते में दम तोड़ दिया। कई महिलाओं ने बच्चों को सड़क में जन्म दिया। इतना डरावना दिन। और उस समय जब हमको ये पता चला कि हमारे तो लाखों गांव का लोग दूसरे राज्यों में जाके फंस गया है, चारों तरफ त्राहिमाम पूरे देश के अंदर, लेकिन लॉकडाउन को जरा सा भी ढील ना देने के लिए कोई भी सहूलियत नहीं दिया। नतीजा अनेकों लोगों की इस लॉकडाउन में अपनी घर वापसी में अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो उस समय सबसे पहले देश में हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने मजदूरों को हर हाल में, कहीं भी देश का कोना हो, 7 समुंदर पार हो, वहां से उठा के लेके हम आएंगे। और ये भी आपको मालूम होगा कि हम अपने मजदूर भाइयों को, जो कभी जीवन में हवाई जहाज में नहीं चला, और हमारे जो विपक्ष के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, आज तो बेचारा उनको हवाई जहाज में नहीं चढ़ाया, लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर जरूर किया। लेकिन इस कोरोना काल में उन हवाई चप्पल वाले मजदूर भाइयों को भी हम हवाई जहाज से ढो करके लाए और गांव भेजने का काम किया था। बहुत 1.5 साल, पौने 2 साल इस कोरोना ने हमारा बर्बाद किया। कुछ काम धाम नहीं होने दिया। फिर थोड़ा सा कोरोना का धुंध छटा तो हमने जो आपसे वादा किया था, वादा के अनुरूप सरकार जो आपके लिए कार्य योजना बनाती है,
उन कार्य योजना का गठरी बना करके हमने गांव-गांव, पंचायत शिविर लगाने का काम किया और उस शिविर के माध्यम से हमें कई ऐसी चीजें देखने सुनने को मिला जो हमें बहुत विचलित और हैरान कर दिया। पहला शिविर के माध्यम से 35 लाख आवेदन गांव से हमको मिला। दूसरा शिविर लगाए 55 लाख से अधिक आवेदन हमें मिला। तो हमने ये सोचा, अरे भाई क्या हो गया, इतना 1-1 करोड़ के लगभग आवेदन गांव से कैसे निकल रहे हैं? विगत 20 वर्षों में सरकारों ने कौन सा ऐसा काम किया कि आज इतना समस्या गांव के अंदर भी पड़ा है? इसका मतलब स्पष्ट था कि विगत 20 वर्षों में ना हमारा ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय काम कर रहा था। आज उन आवेदनों से हमारे गांव के अंदर, गांव के भीतर का जो तकलीफ था, जो समस्याएं थी, किसानों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, छात्र छात्राओं की, युवाओं का, किसानों का, वो सभी चीजों को जानने समझने का मौका मिला। फिर हमने एक एक करके सबको चिन्हित किया कि किसको सबसे पहले काम करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब एक लाइन से हम लोगों ने बनाया। और अभी जो शिविर लग रहा है, इसमें कितना आवेदन आएगा ये तो 29 तारीख के बाद पता चलेगा। और आज उन शिविरों का नतीजा है, जो हमें मार्गदर्शन उसने जो दिया, आज उसके बदौलत सर्वप्रथम जिन लोगों ने इस राज को पाने के लिए लड़ने मरने की कस्में खाई, कई लोग शहीद हो गए, इस राज के जंगल जमीन, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में भी सुना होगा, 2019 के आसपास CNT-SPD को लेकर किस तरीके से यहां के लोग सड़कों पर उतरे। पूरे राज्य में पूर्व की सरकार हमारे CNT-SPD को खत्म करने की प्रयास में थी, जिसका पुरजोर हम लोगों ने विरोध किया। अनगिनत लोगों पर केस कचहरी हो गया। यहीं खूंटी में तो क्या एक नाम है, याद नहीं आ रहा था, उसको तो गोली भी मार दिया गया था। आज उसके परिवार को भी हमने सहारा दिया और आज शायद किसी कार्यालय में उनको नौकरी भी हमने दी। तो आज उन समस्याओं को लेकर सबसे पहले हमने कहा कि नहीं, यहां सबसे जो अधिक बुजुर्ग लोग हैं, जो जीवन भर, अभी किसी का 80 साल, किसी का 90 साल हो गया, अभी भी वो भटक रहा है अपनी पेंशन के लिए। बेटा लोग भी उसको बिना पेंशन नहीं मिलने की वजह से घर के बाहर निकाल दिया गरीबी के कारण। वो अपना पेट पालेगा कि अपना इतना बड़ा खानदान का पेट भरेगा? इसलिए हमने निर्णय लिया कि इस राज्य में जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग होगा, सबको पेंशन देने का काम करेगा। और आज डिबरी लगा करके, टॉर्च लगा करके 60 साल के उम्र के लोगों को भी आप गांव में खोजेंगे तो आपको कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको पेंशन नहीं मिलता है। आज जो 57-58 साल का आदमी है, बुजुर्ग है, वो दिन गिन करके अपना समय काट रहा है कि कब 60 साल होगा और हमको पेंशन हमारे घर के दरवाजा में आकर के मिलेगा। अभी इसी जिला यात्रा के दौरान मुझे कुछ जिलों में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला जानकारी मिला कि एक घर में एक पिताजी है जिसका उम्र 90 साल का है। वो बेचारा 90 साल तक भटकता रहा, उसको पेंशन नहीं मिला। और जो हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें पता चला कि उस बुजुर्ग को भी पेंशन मिला
उनकी पत्नी को भी पेंशन मिल गया और उसका बेटा भी आज 60 साल का हो गया है, बेटा को भी पेंशन मिल रहा है। तीन पेंशन और तो और मां बाप बेटा को भी पेंशन, और बेटा का अगर बेटी सब है तो उन बेटियों को सावित्रीबाई फूले का भी योजना मिल रहा है। 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन लोगों को मिल रहा है। आज कोई ऐसा इस राज्य में घर नहीं बचा जिसको सरकार की कोई न कोई योजना ना छूती हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े हैं कि इन लोगों ने विगत राज अलग होने के बाद 20 वर्षों में मात्र 16,20,000 लोगों को पेंशन दिया 20 वर्षों के अंदर। लेकिन मात्र 4 साल के अंदर हमने 36,20,000 लोगों को पेंशन देने का काम किया। ये देश का पहला राज्य है जो सबको सर्वजन पेंशन से जोड़ा है। वृद्ध व्यक्तियों को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों को। विधवाओं में भी पहले भेदभाव कि इतने ही विधवाओं को पेंशन मिलेगा, बेचारा 40 साल 50 साल जब तक नहीं होता था उसका पेंशन नहीं बनता था। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, विधवा कब कोई हो जाए कोई नहीं कह सकता। भगवान ना करे कोई विधवा बने, कोई महिलाएं विधवा हो, लेकिन हमने ये कानून बना दिया कि 18 साल के बाद शादी होने के बाद जिस दिन अगर उसका पति मर गया उसके दूसरे दिन से उस महिला को पेंशन मिलेगा। बहुत ऐसी बातें, जो चीज कई सारी बातें हमारे मंत्रियों ने कहा। आज शिविर में बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है और यही स्टॉल गांव पंचायत में भी लग रहा है। आप उन शिविरों में जाइए और उन शिविरों में जा करके आप अपने लिए रोजगार, स्वरोजगार, किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना महिलाओं के लिए, फूल ओझानो योजना, छात्रों के लिए पेंशन कार्ड, छात्रवृत्ति और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड मिल रहे हैं। गांव में आज हमारा गरीब इतना गरीब है कि आज इसका वजह है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड है। लेकिन जब राज अलग हुआ था ना, उस समय हम लोग का सरप्लस बजट था। मतलब राज्य सरकार के पास पैसा बहुत था, लेकिन 20 साल में वो सरप्लस बजट घाटे के बजट में चला गया। कहां चला गया वो पैसा? किसके जेब में चला गया वो पैसा? पूरा खजाना खाली कर गया। गरीबों का हक अधिकार मारा, यहां के कर्मचारियों के हक अधिकार को मारा। हर तरफ 20 वर्षों तक लूट का तांडव होता रहा। आज जो कर्मचारी हैं, जो पंचायत में कर्मचारी दिख रहे हैं, आज जहां चल जाने का रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी मोटर नहीं जा सकता, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से लोग ब्लॉक ऑफिस का कंप्यूटर और लैपटॉप और प्रिंटर ले जाकर के गांव में बैठा हुआ है। आज हाथों हाथ वृद्धा पेंशन बन रहा है, हाथों हाथ राशन कार्ड बन रहा है, हाथों हाथ सावित्रीबाई फूले कार्ड बन रहा है, हाथों हाथ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं। नहीं तो इसके लिए पहले ब्लॉक कार्यालय भटको, और ब्लॉक कार्यालय में भी दलाल के बगैर घुस नहीं सकते। आप कौन दलाल पंचायत के शिविरों में जाएगा, आप लोग चिन्हित कीजिए।
और आज अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है तो उसको चिन्हित करके उसकी शिकायत हम तक करें, उसको अविलंब दंड दिया जाएगा। आज हमारा गांव का लोग इतना गरीब है, आज बहुत सारा लोग ब्लॉक कार्यालय भी नहीं देखा है, बीडीओ सीओ को नहीं भी नहीं जानता है, डीसी एसपी का तो बहुत बड़ी बात है। आज इसीलिए हमने अब आपको ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय भटकने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए सभी कार्यालयों को हमने आपके दरवाजे में पहुंचा रखा है। और आज जो कर्मचारी, लाखों कर्मचारी को जो सरकार तनख्वाह देती है, वो तनख्वाह आपके सेवा के लिए कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन विगत 20 वर्षों में इन लोगों ने उन कर्मचारियों को आपके सेवा में ना लगाकर खुद की सेवा में लगा दिया, और यही वजह है आज करोड़ों करोड़ों समस्याएं गांव में पड़ी। आज यही कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक नौकरी करने के लिए भविष्य की चिंता ना करते हुए, भविष्य की चिंता सरकार उसका करेगी, और ईमानदारी से आज वही कर्मचारी आपके गांव में पहुंचे। हमारा गांव देहात इतना गरीब, इतना कमजोर। अभी हम आ रहे थे, जब हमारा विधानसभा सत्र चल रहा था, 11 बजे से शुरू होता है, हम 11 बजे भी मजदूरों को सड़क के किनारे बैठे देखे। 11 बजे के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी जगह मजदूरी मिलेगा। बेचारा जितना दूर गांव से आया था, खाली हाथ उसको वापस घर जाना पड़ेगा। अगर उसको 50 रुपया या 25 टका भाड़ा लगा आने में, तो 25 टका जाने में भी भाड़ा लगेगा। ये हालत है। इतनी गरीबी है, और इसके ऊपर सबसे पहले गांव में हमारे बच्चियों पर कहर पर बाता है गरीबी। 8वां 9वां 10वां हमारी बच्ची पास नहीं करती है, मां बाप लोग उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है, शादी कर देता है। बेचारा ठीक से पढ़ भी नहीं पाई और घर का बोझ उसको लाद दिया। हम उन मां बाप से विनती करेंगे कि अब बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेंगी, अब बेटियों के लिए सरकार जिम्मेवारी उठाएगी। इसका पहला कदम सावित्रीबाई फूले योजना से हमने जोड़ा। आज इस योजना से हम लोग लगभग 8 लाख बच्चियों को जोड़ा, और इस जिला दौरा के दौरान मुझे पता चला कि जो हमने नियम बनाया है, वो हमारी 2 बेटियों के लिए हमने नियम बनाया। तो कुछ बच्चियों से जब हमारी मुलाकात हुई, वहां दर्जनों बच्चियां थी। दर्जनों बच्चियों से हमने पूछा, क्या सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ मिला बेटा तुमको? सब लोग हाथ उठाया, एक बच्ची ने हाथ नहीं उठाया। फिर हमने पूछा, तुमको क्या हो गया? तो उसी ने बताया कि 2 बेटियों के लिए यह कानून बना। ये पदाधिकारियों ने ठीक से मुझे बताया नहीं, अगर बताया होगा तो हमको याद नहीं। हमने उसी समय निर्णय लिया, आप घर में अगर 4 बेटी भी है, 3 बेटी भी है, तो 5 बेटी भी है, तो सभी को सावित्रीबाई फूले योजना दें। अब कोई बच्ची बचेगी नहीं, सबको, सभी बेटियों को देंगे। और आने वाला समय, आप जब 10वीं 12वीं पास कर लेंगे, तो आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम देंगे। हमारे जितने छात्र छात्राएं हैं सबको, ताकि आप आने वाला समय में सिर्फ सरकारी स्कूल यहां जो जिला में है, प्रखंडों में है, कॉलेज में ही आप ना पढ़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें कि किसी तरह डिग्री ले लें।
आप इंजीनियर भी बनिए, डॉक्टर भी बनिए, वकील भी बनिए, जज भी बनिए, पत्रकार भी बनिए, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर सकते हैं। इसके लिए आने वाला समय में आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का भी खर्चा होगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको आर्थिक रुपया सहायता दी जाएगी। आपको काम उसके लिए कोई और उसमें कोई चीज घर बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई आपको जमीन बेचने का जरूरत नहीं है, गाय गोरू बेचने का जरूरत नहीं है, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। उस पैसे का गारंटर सरकार बनेगा, सरकार आपका जिम्मा उठाएगी। और जब तक आपका पढ़ाई पूरा होगा तब तक सरकार को पैसा भी नहीं देना है। आप पूरा पढ़ाई पूरा कर लीजिए, नौकरी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिए। क्या ठीक बात है कि नहीं? जब आपको 5 साल 6 साल में नौकरी लगेगा, 6 साल के बाद 7 साल के बाद वापस कीजिएगा सरकार को। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, बल्कि देश विदेश में भी आपको पढ़ना हो तो उसके लिए भी सरकार पूरा पैसा आपके लिए खर्च करेगी। आपको तो मालूम है, मैंने मरांगों के जयपाल सिंह पारदर्शी योजना प्रारंभ कर रखा है। ये भारत देश का पहला राज्य है जहां आपने राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए बिना किसी गारंटर का करोड़ों रुपया देने का काम कर रहे हैं। अभी आपके खूंटी जिला से ही एक हरकुलिस लड़का जो विदेश में पढ़ रहा है, गुमला जिला की 3 बच्चे, ज्योति लड़का, मेरी कुजूर, दीपिका टेटे जैसे बच्चियां भी विदेश में पढ़ाई कर रही है और उसका पूरा आने जाने, खाने, रहने का पैसा राज्य सरकार दे रही है। और सिमडेगा की भी एक बच्ची है, इसमें बच्चियों ने बहुत जोर लगाया है और खुशी की बात है, इसमें बच्चियों की संख्या बहुत अधिक है। सिमडेगा की भी एक सुमन बड़ा एक बच्ची, वो भी विदेश चली गई है। तो ये कितने खुशी की बात है। आज जिन अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बुजुर्ग, हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हमारे सिद्धू कानू ने जो लड़ाई लड़ी, हमारे कई वीर शहीद जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ों को जमीन में बैठाया जाता था, आज वो आदिवासी बच्चा उन अंग्रेजों के साथ उसके बगल में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो आज इस राज्य के लिए गौरवपूर्ण विषय है आपके, और यहां पर हम कहना चाहेंगे विशेषकर हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, हमने कुछ किताबें भी आपके बीच में स्टॉल में यहां मिल रहा है, वो खरीदने से नहीं बटेगा भी, और ये स्कूलों में भी हम देंगे। 6-7 किताब है, छोटा छोटा, स्कूलों में भी जाएगा, लाइब्रेरी में भी रहेगा। आज के दिन में भी हमारे कई ऐसे माँ बाप हैं गांव में जो पढ़े लिखे नहीं है बेचारे। हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे, आप इसमें सरकार की योजनाओं को पढ़िएगा और अपने माँ बाप को बताइएगा कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है और आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीजें इन किताबों में लिखी है। आज के दिन में भी मैं देखता हूं ये इतने स्टॉल लगे हैं, बेचारे पढ़े लिखे गांव के लोग नहीं है। पंचायत में शिविर लग रहा है, बेचारा जहां वृद्धा पेंशन का काउंटर है वहां जाके राशन कार्ड का फॉर्म भर रहा है, जहां राशन कार्ड का काउंटर है वहां सावित्रीबाई फुले योजना का फॉर्म भर रहा है। बहुत बेचारा अभी भी पढ़ा लिखा नहीं है। इसीलिए अपने माँ बाप को सहायता करने के लिए हमने ये किताबें बनाई है जो आपके स्कूलों में रहेगा।
और आप उनको जरूर देखिए और अपने घर में माँ बाप को बताइए कि आप क्या सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है। आपके खूंटी जिला के अंतर्गत और आपका शिक्षा कैसे बेहतर हो। आजकल कई प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, सरकारी स्कूल के बनस्पत उसकी बहुत महंगी फीस, बड़े बड़े उनके कोर्सेस, आज के प्रतिस्पर्धा के साथ नियम कानून देश में तो बहुत कॉम्पिटिटिव बनता है, बहुत प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं में हमारी जो बच्चे बच्चियां पढ़ती है उन स्कूलों से उतने बड़े प्रतिस्पर्धा में बहुत ज्यादा बेचारे आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमने आपकी बेहतर शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय बनाने शुरू कर दिए। आपके जिला में 3 उत्कृष्ट विद्यालय बना है, 2 खूंटी में, 1 कर्रा में। अभी तो हम लोगों ने पहला चरण में 80 विद्यालय पूरे राज्य में खोले हैं और आने वाला ये स्कूल 80 से बढ़कर के 5000 स्कूल हम खोलने जा रहे हैं। और वो स्कूल पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूलों की तरह चलेगा। उसमें कंप्यूटर लैब भी रहेगा, केमिस्ट्री लैब भी रहेगा, बायोलॉजी लैब भी रहेगा, ज्योग्राफी लैब भी रहेगा, फिर सभी तरीके से सुसज्जित। और उसमें जो शिक्षक होंगे वो बेहतर ट्रेनिंग लेकर के उच्च शिक्षा वाले शिक्षक उन स्कूलों में सभी सब्जेक्टों के अलग अलग शिक्षक होंगे। और आप उस स्कूल में जो हमारे गरीब गुरुआ बच्चे हैं उसमें मुफ्त पढ़ाई करने का काम करेंगे। अभी कई सारी बातें हैं, अगर मैं उन सबको गिनाना शुरू कर दूंगा तो समय बहुत कम पड़ेगा। अभी हमें और भी कार्यक्रम में भी जाना है। हम यहां पर महिलाओं से विशेषकर दीदी लोग आती हैं, आप लोग बहुत मेहनत करती हैं। आज आपके बदौलत हम कितनी लंबी लंबी लड़ाई जीत पाते हैं जिसका अंदाजा नहीं है। कोरोना का महामारी को याद कीजिए, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, बाजार में किसी को रोजगार, मजदूरी भी नहीं मिल रहा था। और हमारा गांव देहात इतना गरीब कि अगर रोज मजदूरी नहीं मिलेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता था। और ऐसी स्थिति में भी हमारी गांव की महिलाओं ने हमें इतना मजबूती के साथ सहयोग दिया कि इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर गांव गांव में दीदी बाड़ी योजना चला करके मुफ्त गरीबों को अनाज खिलाने का काम कर रही थी। लेकिन इसमें मुझे बहुत एक तकलीफ होती है, देखकर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है कि हमारी महिलाएं बड़े पैमाने पर हड़िया दारू बेचती हैं बेचारे, हाट में, पेड़ के नीचे, बस स्टैंड के अगल बगल। बहुत इससे आपको मैं बता दूं, इससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इससे बल्कि हमारा समाज और पिछड़ जाएगा। और इसमें कुछ लोग बड़े सुनियोजित तरीके से इसका एक व्यापार बना लिया है और वो हमारे हाथ के माध्यम से अपना जेब भर रहा है। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगा कि आपके लिए हमने फूलो झानो आशीर्वाद योजना लाया। आप जो माथा में जो हड़िया का डेगची लेके घूम जाते हैं, आप वो डेगची को उठा के फेंकिए और सरकार की योजना को माथा में लेके चलिए। देखिए आप कितना मान सम्मान से जिएंगे, हमारा परिवार और समाज कितने मान सम्मान से आगे बढ़ेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। आज कई लोग आदिवासी समाज को अलग अलग तरीके से तंज कसते हैं। राज अलग करने के बाद जब शिबू सोरेन जी ने किया तो लोग बोलता था ये आदिवासी राज लेगा, ये तो हड़िया पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा।
लेकिन आज शिबू सोरेन ना भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। और आज उस व्यक्ति ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा दिया और राज आज हमारे सपूत करके गया। आज जिन बूढ़ा हो गया, लेकिन आज इस राज को संवारेगा कौन? आज हम जब सरकार पे आए तो आज इन लोगों ने कहा चलो राज अलग हो गया तो क्या हुआ, राज तो हम ही लोग करेंगे, यहां का आदिवासी को थोड़ी चलाने आएगा राज। और सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने में लगे, विधायक की खरीद फरोख्त करो, यही करो। हमारे कोई जात बिरादरी के भाई लोग उनके एजेंट बनकर के काम करते हैं और हमें एकजुट नहीं रहने देते। और आज इतनी मजबूती के साथ हर घड़ी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। कभी हमको जेल ले जाने का, कभी हमको इसका डराओ उसका डराओ, धमकाने का काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन आज पूरा 4 साल हमने सरकार भी चला के दिखाया और सरकार को गांव तक पहुंचा करके भी दिखाया। और आज गांव ही सरकार तक, गांव ही नहीं पहुंचा सरकार तक। आज हमारे बच्चे, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा आज विदेश में जाकर के इस राज्य का नाम रोशन कर रहा है। यहीं तक गाड़ी रुकी नहीं। और जब तक हम रहेंगे, आप पदाधिकारी जिला और प्रखंड कार्यालय नहीं, बल्कि आपके दरवाजा में खटखटाते हुए हर दिन कोई ना कोई आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पहुंचेगा। हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई इंसान पूरा नहीं है। अमीर को भी रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, गरीब को भी रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, चाहे झोपड़ी ही सही, चाहे वो खपड़ा का हो, चाहे वो ढलाई का घर हो, लेकिन घर चाहिए। हर हाल में अनाज भी चाहिए। जिंदा रहना है तो अनाज हर हाल में चाहिए और कपड़ा भी हर हाल में चाहिए। महंगा नहीं तो सस्ता ही सही, तन ढकने के लिए कपड़ा जरूर चाहिए। लेकिन हमारे पूर्व की सरकारों ने ये सभी चीजें हमारे गरीबों से लूट ली। आज ये खूंटी, गुमला, सिमडेगा गवाह है। 2019 से पहले डबल इंजन की सरकार में इस राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरा है। दर्जनों लोग मरे। लेकिन हम लोगों ने कोरोना जैसे महामारी, सूखा जैसे महामारी में भी एक भी व्यक्ति को इस राज्य में भूख से नहीं मरने दिया। सामान्य जीवन में लोग भूख से मर गए। बड़ा चिंता का बात, ना कोई महामारी, ना कोई सुखाड़, ऐसे स्थिति में लोग भूख से मर गया। क्या हो गया था उस दिन? और आज ऐसा क्या हुआ कि इतना मुसीबत के बाद भी लोग को मरने नहीं दिया गया? आज तो ऐसे कई राज्य, अगल बगल राज्य में जाके देख लीजिए, जानवरों की तरह लोग मरे। वहां इतना लोग मरा कि जलाने के लिए लकड़ी खत्म, दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, यह स्थिति हो गया। वहां के लोग अपने परिजनों को ऐसे ही नदी किनारे छोड़ के भाग जाते थे और चील, कौवे और कुत्ते उनका पार्थिव शरीर को नोच नोच के खाते थे। लेकिन झारखंड में ऐसी स्थिति कभी आप लोगों ने ना सुनी, ना आप लोगों ने देखा। कैसे कोरोना को हम लोगों ने शांतिपूर्वक पार किया। कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दी, क्योंकि उसमें सरकार आंख, कान, नाक खोल करके इस राज्य की जनता की रखवाली कर रहा था। और इसी रखवाली में हमारे 2 मंत्री की जान चली गई। दोनों कोरोना का शिकार हो गए और वो मारे गए।
लाख मना करने के बावजूद। तो कई ऐसी चुनौती होती है जहां लोग साथ छोड़ के भाग जाते हैं। आप इस बात के बिल्कुल गांठ बांध के रखिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बहुत मिठास मिठास बात करते हैं। यहां मैं अभी 15 नवंबर में भी आया था, बहुत सारी चीजें सुनने सुनाने को मिला, लेकिन बहुत बातों को रखने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज आप देखिए, क्या कभी कोई पदाधिकारी आपके बीच में जाता था? पूछिए जरा। आज कई गरीबों का इन लोगों ने लगभग 11 लाख राशन कार्ड गरीबों का डिलीट कर दिया। तो लोग भूख से मरेगा नहीं जी? यही वजह है लोग भूख से मर गया। वहीं हमारी सरकार बनने के बाद अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आपके बीच में बांटा। कैसे मरेगा लोग? और किसी भी कीमत पर ऐसी घटना को होने से हम लोग हर हाल में सचेत होकर काम करते हैं। मकान की बात करें, आज बड़े पैमाने में गरीबों के यहां मकान नहीं है। अभी आजकल आप हमारे विपक्षियों का बहुत जोर से हम पर दोषारोपण चल रहा है कि संथाल परगना के सुंदर पहाड़ी ब्लॉक में पहाड़िया लोग कालाजार मलेरिया से मर रहा है। और ये बीमारी गरीबों का है, अमीरों को नहीं आता है। कालाजार जैसा बीमारी सिर्फ और सिर्फ गरीब के घर में ही आता है। जिसका घर नहीं होता, जिसका घर टूटा फूटा है, फटा चिटा है, गंदगी से भरा है, वहीं ये बीमारी पनपती है। आज उन गरीबों को आवाज देने के लिए केंद्र सरकार के पास हाथ पैर हम जोड़ते रहे, लेकिन गरीबों के लिए आवास आवंटन नहीं हुआ। 8 लाख गरीब लगभग अभी भी चिन्हित किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी। अंततः हमने ये निर्णय लिया कि अगर गरीब को घर नहीं मिला तो ऐसे ही सब लोग बीमारियों से मरते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने अपने दम पर अबुआ आवास योजना शुरू किया है, जिसका आवेदन आप दे रहे हैं। अब हर गरीब को आवास मिलेगा। और जो मुझे जानकारी है कि अबुआ आवास में इतना भीड़ हो गया, इतना आवेदन आ रहा है कि पता नहीं 8 लाख तो हमारे चिन्हित गरीब लोगों का पहले से किया गया था। लेकिन लगता है कि 8 लाख नहीं, उससे अधिक गरीब लोग को आवास की आवश्यकता है। मैं उन सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, हर हाल में हम आपको आवाज देंगे। और ऐसा आवाज देंगे कि जो केंद्र सरकार से बढ़िया आवाज देंगे। तो इसलिए आप लोगों से इस एरिया में हमारी बच्चियां बड़ी होनहार है, खासतौर पर खेल के प्रति। आप लोगों ने देखा कि अभी देश में पहली बार वुमेन्स हॉकी, एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हमने रांची में कराया था। 10 दिन तक पूरे दुनिया के 8 देशों के खिलाड़ी हमारे झारखंड राज्य में थे। और हॉकी का जो प्रदर्शन हुआ, ऐसा प्रदर्शन हॉकी इंडिया में कभी नहीं देखा गया। और आज महिला हॉकी में सबसे अधिक भागीदारी अगर है तो झारखंड की बच्चियों का है। और इसको लेकर आपके खूंटी जिला भी तो हम हेलीकॉप्टर से देख रहे थे। यहां लगता है 2-2 स्टेडियम का मैदान बना हुआ है। यहां लगभग खूंटी में, गुमला में, सिमडेगा में, सभी जिला में, प्रखंड स्तर में भी खेल मैदान, पंचायत स्तर में भी खेल मैदान,
अब जिला स्तर में वर्ल्ड क्लास बना करके हमने आपको दिया है। आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं और खेल के माध्यम से भी यहाँ के युवाओं को आगे ले जाने का हमारा लक्ष्य है। हमने नया नीति बनाई है। आप खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा और आने वाला समय में नौकरियों में भी हिस्सेदारी खिलाड़ियों को देने का हमारा विचार है, ताकि हम उसको और मजबूती प्रदान कर सकें। इसलिए कई बातें हैं, मैं यही बातें को समाप्त करना चाहूंगा। अभी कई उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति है। ये बगल में देखिए वो बस दिख रहा है, बहुत सारा यहाँ बोलेरो दिख रहा है, बहुत सारा टेम्पू उम्पू दिख रहा है, ट्रैक्टर दिख रहा है। ये सब हमारा गांव जाएगा। आज के दिन में भी इस राज्य का 80% लोग गांव में बसता है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, राज्य मजबूत नहीं होगा। आज इस नवजात राज्य को जो 2000 ईस्वी में जन्मा, 2000 ईस्वी में जब झारखंड का जन्म हुआ, ये नवजात बच्चा उस समय छोटा था, अब कुछ सालों के बाद 25 साल का हो जाएगा। युवा राज्य 2-3 साल के बाद इस राज्य को अपने जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लेना चाहिए। लेकिन 20 वर्षों में इस बच्चे का हमारे जो विरोधियों ने लगातार कमजोर करने का, उसका खून चूसने का काम किया और आज इसको बीमारू राज बना के रखा। अभी विगत 3-4 साल से मैं लगातार जो हमारा गांव के लोग हैं उनको मजबूत करने में लगा हूं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी योजना है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरियों का लगातार आपको देखने को मिल रहा है। डेट निकल रहा है, कहीं कहीं कुछ आपको भ्रमित करने के लिए डेट कैंसिल उंसिल की भी बातें आती है। कुछ लोग अभी भी व्यवस्था के अंदर षड्यंत्रकारी लोग बैठे हैं जो हमारे कामों में बाधित डालने का काम करते हैं। चिंता मत कीजिए, अब अगला चुनाव फिर से अगले 5 साल के लिए चुनाव होगा और उसके बाद 5 साल जो ये सरकार आपके द्वार है, अब ये तो हर साल लगेगा। जैसे दिवाली दशहरा हर साल आता है, जैसे क्रिसमस हर साल आता है, वैसे ही सरकार आपके द्वार भी हर साल आपके लिए लगाएंगे, ताकि गांव के लोगों का समग्र विकास हो। आज ये बस जो लगी हुई है, आज गांव का कई ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी गांव शहर से अछूता है, नहीं पहुंच पाते गांव से लोग शहर की ओर। ये बस गांव-गांव में घूमेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। अब ये गांव से शहर में हमारे ग्रामीणों को लाएगा और इस बस के अंदर हमारा आंदोलनकारी, हमारा बूढ़ा बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारी छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। तो इसलिए ये सौगात आपको थोड़ा बहुत हाथ पैर आप लोगों को भी चलाना पड़ेगा। आप सब लोगों के लिए कोई ना कोई योजना, पशुधन योजना से आप अधिक आय कमा सकते हैं, बिरसा हरित ग्राम योजना से आप अच्छा आमदनी कर सकते हैं, पशुधन योजना से 90% के अनुदान में आपको जानवर मिल रहा है, गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, जो पालना है पालिए। अब तो भैंस भी आप लोग को बांटने का हम लोगों ने इसमें जोड़ दिया। और तो और पहले जो सरकार है जानवर देती थी, वो बीमारू जानवर देता था। किसी ग्रामीण को जानवर मिला, हफ्ता 10 दिन या महीना 2 महीना में मर जाता था।
और बेचारा जितना दिन मेहनत किया किसान, वो अपना माथा पटक लेता था। अब हमने इसमें नया काम कर दिया है। आज जो भी जानवर हमारे किसानों को मिलेगा, वो जानवर बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से भी जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा बीमा वाला आपको देगा। तो आप वो काम भी कीजिए। आज के दिन में भी मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, दूध हम लोग को दूसरा राज्य से लाना पड़ता है। दूसरे राज्य के लोग यहां आकर के बेच करके अपना व्यापार से माला माल हो रहे हैं। तो हमारा गांव का ही लोग गाय, बकरी, मुर्गी पाल करके क्यों नहीं दूध, अंडा, मीट, मांस, मछली बेच करके अपना आमदनी बढ़ाएगा। हम क्यों दूसरे राज्य से इन चीजों को आने दें। हमारा यहां का मूलवासी आदिवासी तो सदियों से जानवरों को पालता रहा है और ये हमारे खून में भी है। आज इसीलिए जो लोग दूसरे राज्यों से यहां आकर के अब आंध्रा का मछली हम खूंटी जिला में खाएं और बगल का तालाब का मछली हमको ना मिले, ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपना मेहनत कीजिए। भगवान 2 पैर 2 हाथ और माथा में छोटा सा बुद्धि दे करके भेजा है, ताकि अगर ये हाथ पैर चलता रहेगा, बुद्धि चलता रहेगा, तो जीवन में कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा। इसीलिए आपके लिए सारे दरवाजे योजनाओं के हम लोगों ने खोले। आप उन योजनाओं का लाभ लें ताकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये राज्य तभी आगे बढ़ सकता है, तभी ये विकसित राज्य हो सकता है, तभी गरीबी का जो माथे पर हमारे पर कलंक लिखा हुआ है, जो पिछड़े राज्य का कलंक लिखा हुआ है, ये तभी मिटेगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। शहर मजबूत होने से नहीं मिटेगा। तो इसीलिए गांव के लोग, किसान, मजदूर, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग उस बात को याद भी कर लीजिए। अभी कुछ समय पहले, साल भर पहले देश में किसान आंदोलन हुआ था। देश के केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए थे। अगर वो काला कानून पास हो जाता तो इस देश का किसान खत्म हो जाता। हमको ढूंढने से भी किसान नहीं मिलता। किसानों ने कमर कसा। 1 साल से अधिक दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके रख दिया। दिल्ली को ऐसा कब्जा कर लिया और 1 साल का आंदोलन, 1 साल तक किसान अपना घर छोड़ करके दिल्ली को किलाबंदी करके रखा। इसमें हजारों किसान मारे गए और इन किसान के बदौलत आज वो काला कानून नहीं बना, नहीं तो किसान सब खत्म हो चुका होता। जब अन्नदाता खत्म हो जाएगा तो अनाज खिलाएगा कौन? तो हमें भी भूखा मरना पड़ेगा। देश में जो व्यापारियों की दुकान चल रही है, वो व्यापार पैसे कमाने के लिए, अनाज खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सब लोग गांव देहात से आते हैं और हमें पता है हमारा गांव के अंदर लोगों में क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन संसाधन का अभाव, लोगों को जानकारी का अभाव, और जानकारी के लिए भी आपके जिले में हम लोगों ने किसान पाठशाला भी शुरू किया है। उन किसान पाठशालाओं को बहुत उम्दा तरीके से तैयार किए हैं। अब आने वाला समय में जो हमारे स्कूल के बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं आगे इंजीनियर, डॉक्टर की, आने वाला समय में हम किसानों को गांव से लाएंगे और उस स्कूल में बेहतर कृषि के लिए शिक्षा देने का काम करेंगे। तो आप किसानों के लिए भी हम लोगों ने किसान पाठशाला खोला है। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। कई और बातें हैं, लेकिन फिर कभी मिलेंगे किसी और गांव पंचायत टोलों में।
यहीं पर आप सबका यहां आने के लिए पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए फिर से आप सब लोग को जोहार।